मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का 13 नंबर क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। श्री अशोक कुमार जयपुर कपड़ा उद्योग लिमिटेड जयपुर में 1 जुलाई 2016 से 10,000 से 500 से 100 से 12,500 रुपये की ग्रेड में कार्य कर रहे हैं। तो श्री अशोक कुमार है वो जयपुर कपड़ा उद्योग जयपुर में 1 जुलाई 2016 से काम कर रहे हैं। मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 600 रुपये प्रति माह भत्ता, महंगाई भत्ता, मूल वेतन के अतिरिक्त इनको 600 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता, 50 रुपये प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता तथा 250 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता भी दिया जाता है। तो मूल वेतन के अतिरिक्त इनको महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता और मकान किराया भत्ता भी दिया जाता है। गत वर्ष 2019-20 के दौरान उनको अपने नियोक्ता से उपयुक्त वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त निम्न सुविधाएं भी प्राप्त हुई। मूल वेतन और भत्तों के अतिरिक्त इनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई जिनकी सूचना नीचे दी गई है। पहला है, उनको एक 2 लीटर क्षमता की कार की सुविधा ड्राइवर सहित दी गई है, जिसका उपयोग वे अपने कार्यालय के साथ साथ निजी कार्य के लिए भी करते हैं। नियोक्ता द्वारा यह कार 20 जनवरी 2020 को श्री अशोक कुमार को 1 लाख रुपए में बेच दी गई। तो गत वर्ष 2019-20 में अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक यानी 9 महीनों तक तो उनको जो कार की सुविधा देके रखी थी, 2 लीटर क्षमता की कार थी, साथ में ड्राइवर भी दिया गया था। लेकिन जनवरी 2020 में नियोक्ता ने यह कार अशोक कुमार को बेच दी 1 लाख रुपए में। इस कार को रखने व चलाने के व्यय चालक के वेतन सहित 19 जनवरी 2020 तक 40,000 रुपये के थे, जो पूर्णतः नियोक्ता द्वारा वहन किए गए। 9 महीनों के दौरान कार को चलाने के और रख रखाव के जो भी खर्चे थे वो सारे खर्चे नियोक्ता द्वारा जो है उठाए गए थे, वहन किए गए थे। नियोक्ता ने यह कार 31 दिसंबर 2017 को 2 लाख में खरीदी थी और जो कार 1 लाख रुपए में बेची है श्री अशोक को, वह कार नियोक्ता ने 2 लाख रुपए में खरीदी थी 31 दिसंबर 2017 को, यानी कि 2 साल पहले 2 लाख रुपए में कार खरीदी गई थी। नियोक्ता उसी दिन से कार को काम में लेने लग गया था श्री अशोक के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। गत वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा इस पर 600 रुपये व्यय किए गए। तो बिलों का भुगतान भी नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है, बिजली और पानी के, और इन पर 600 रुपये व्यय किए गए थे। इनको प्रत्येक 2 वर्ष में 1 माह की छुट्टी जनवरी महीने में दी जाती है, जिसमें वे दार्जिलिंग घूमने जाते हैं। गत वर्ष में जब वे छुट्टियों में दार्जिलिंग गए, तब उनकी पत्नी तथा 4 बच्चों का, जिनकी उम्र 22 वर्ष, 16 वर्ष, 10 वर्ष एवं 7 वर्ष है, के आने जाने का व्यय 7,200 रुपये कंपनी द्वारा चुकाया गया। तो 2 वर्ष में एक बार ये घूमने के लिए जाते हैं, कंपनी द्वारा इनको छुट्टी दी जाती है, और घूमने पर जो यात्रा के खर्चे होते हैं, तो यात्रा व्यय में सहायता है ये, तो यात्रा में जो व्यय होता है आने जाने का, वो कंपनी द्वारा उठाए जाते हैं। तो गत वर्ष में ये दार्जिलिंग गए और पत्नी के साथ इनके 4 बच्चे गए, यानी कि 6 लोग ये घूमने के लिए गए, और उनका जो यात्रा आने जाने का खर्चा था 7,200 रुपये, वो कंपनी द्वारा वहन किया गया। उनको एक घरेलू नौकर की सुविधा भी दी गई है, जिसे कंपनी द्वारा 350 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। उनको एक घरेलू नौकर की सुविधा दी गई है कंपनी के द्वारा, और उसका वेतन है 350 रुपया प्रति माह। वे एक प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं, जिसमें वे अपने वेतन व महंगाई भत्ते का 14% अंशदान के रूप में देते हैं। इतनी ही राशि कंपनी द्वारा चुकाई जाती है। प्रमाणित भविष्य निधि में वो सदस्य हैं, वे अपने वेतन तथा महंगाई भत्ते का 14% जो है अंशदान के रूप में देते हैं, और इतना ही जो है नियोक्ता द्वारा भी चुकाया जाता है। उनके भविष्य निधि खाते का जो शेष है, उस जमा शेष पर उनको 14% की दर से 2800 रुपये ब्याज के गत वर्ष में जमा हुए। उसने अपने अवयस्क बच्चे के इलाज पर गत वर्ष में 17,000 रुपये व्यय किए गए, और ये जो 17,000 रुपये व्यय किए गए हैं, उसका पूरा का पूरा पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा कर दिया गया। और जो चिकित्सा थी, वो चिकित्सा एक निजी अस्पताल में करवाई गई थी। तो निजी अस्पताल में चिकित्सा करवाई है, 17,000 रुपये का खर्चा हुआ है, और वो खर्चा जो है संपूर्ण व्यय पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा कर दिया गया। नियोक्ता ने श्री अशोक कुमार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 4,500 रुपये का कपड़ा उपहार दिया है। अशोक कुमार पैतृक मकान में रहते हैं, तो अशोक कुमार जो अपने पैतृक मकान में रहते हैं, फिर भी उनको मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। तो अगर करदाता अपने स्वयं के मकान में रहता है और उसको मकान किराया भत्ता मिलता है, तो मकान किराया भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होती है। तो अशोक कुमार अपने पैतृक मकान में रहते हैं तथा इस कंपनी में उनका सारवान हित है। श्री अशोक कुमार की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए।
देखिए लिखा है पैतृक मकान में रहते तथा इस कंपनी में उनका सारवान हित है। तो कंपनी में सारवान हित है यानी कि वो 20% से अधिक समतांशों के अंशधारी हैं, इसलिए ये एक विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। और विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में होने के कारण जो कार की सुविधा है वो इनके लिए कर योग्य होगी। जो इनको 6 नंबर पॉइंट में एक घरेलू नौकर की सुविधा दी गई है वो भी इनके लिए कर योग्य होगी, क्योंकि ऐसी सुविधाएं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। विशिष्ट कर्मचारी में एक कर्मचारी जो साथ ही साथ कंपनी का संचालक भी हो, विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। दूसरा, ऐसा कर्मचारी जिसका कंपनी में सारवान ही तो विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। तीसरा, ऐसा कर्मचारी जिसकी गत वर्ष में वेतन से कर योग्य आय 50,000 रुपये से अधिक हो, वह भी विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। तो यहाँ पर श्री अशोक जो है इनका कंपनी में सारवान हित है, इसलिए अशोक जो है विशिष्ट कर्मचारी हैं। इनके वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करनी है। कंप्यूटेशन करनी है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। 13 नंबर क्वेश्चन है ये। For the computation of taxable income from salary of Sri Ashok for the assessment year 2020-21. सबसे पहले इनके मूल वेतन की गणना करेंगे, बेसिक सैलरी। तो अशोक कुमार ने 1 जुलाई 2017 को ज्वाइनिंग की है। 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक जो इनको वेतन था वो मिला 10,500 रुपये एक साल का। इनका वेतनमान है, बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इनका जो वेतनमान है वो है 10,500 से 100 से 12,500, यानी कि प्रत्येक वर्ष इनके वेतन में 100 रुपये की वृद्धि की जाएगी जब तक इनका मूल वेतन 12,500 रुपये नहीं हो जाता। तो जयपुर में 1 जुलाई 2016 से कार्यरत है, तो 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 तक इनको मूल वेतन 10,500 रुपये प्राप्त हुआ। अगले साल 2017 में 1 जुलाई के इनके वेतन में वृद्धि कर दी जाएगी। 2017 को इनके वेतन में 100 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी, तो इनका मूल वेतन हो जाएगा 10,600 रुपये। यही मूल वेतन इनको जो है 30 जून 2018 तक प्राप्त होगा। फिर 1 जुलाई 2018 को 100 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी मूल वेतन में, तो मूल वेतन हो जाएगा 10,700 रुपये, और यही वेतन इनको 30 जून 2019 तक प्राप्त होता रहेगा। फिर 2019 जुलाई में 1 जुलाई 2019 को इनके मूल वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 10,800 रुपये वेतन इनको जो है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक प्राप्त होता रहेगा। जो श्री अशोक है वो एक निजी कर्मचारी हैं। हम यहाँ पर गत वर्ष 2019-20 की आय की गणना कर रहे हैं। 19-20 जो है अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का वेतन शामिल किया जाएगा 2019-20 की आय की गणना में। ये निजी कर्मचारी है, इसलिए इनका वेतन अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का लिया जाएगा। अगर यही सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी होते तो इनका वेतन जो है मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का लिया जाता, क्योंकि जो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता है। तो मार्च का वेतन अप्रैल में देय होता है और फरवरी का वेतन मार्च में देय होता है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक का जो है कि आय ली जाती है, वेतन लिया जाता है। कि गत वर्ष की बेसिक सैलरी की गणना कर लेते हैं। श्री अशोक को गत वर्ष 2019-20 में जून 2019 तक जो है 10,700 रुपये मूल वेतन के प्राप्त हो रहे थे। तो अप्रैल
2019 से जून 2019, अप्रैल मई जून 3 महीनों के लिए इनको 10,700 रुपये प्रति माह के हिसाब से मूल वेतन प्राप्त हुआ। और जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक आगे के 9 महीनों में इनको 10,800 रुपये मूल वेतन के प्राप्त हो रहे थे। 10,700 को 3 से गुणा कर लेंगे तो इनको अप्रैल से जून तक 32,100 रुपये मूल वेतन के प्राप्त हुए और जुलाई से मार्च 2020 तक 10,800 रुपये से के हिसाब से 97,200 रुपये मूल वेतन के प्राप्त हुए। तो इनकी टोटल बेसिक सैलरी है 97,200 प्लस 32,100, 1,29,300 रुपये। इनको मूल वेतन के अलावा 600 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो महंगाई भत्ता सभी के लिए कर योग्य है। डियरनेस अलाउंस पूर्णतया कर योग्य भत्ता है। 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 7,200 रुपये। इनको 50 रुपये नगद क्षतिपूरक भत्ता भी प्राप्त होता है प्रति माह। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस ये भी पूर्णतया कर योग्य भत्ता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 50 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने का 600 रुपये। 250 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता भी प्राप्त होता है। अगर करदाता कर्मचारी किराए के मकान में रहता है और उसको मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है तो मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि की गणना की जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में श्री अशोक अपने पैतृक मकान में रहते हैं, स्वयं के मकान में रहते हैं, इसलिए इनको दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता जो है पूर्णतया कर योग्य होगा। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस की पूरी राशि कर योग्य होगी। 250 रुपये प्रति माह, 3,000 रुपये साल भर के। 250 रुपये प्रति माह इनको जो है मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है, तो 12 महीनों का 3,000 रुपये। आगे दिया गया है उनको एक 2 लीटर कार क्षमता की कार सुविधा ड्राइवर सहित दी गई है। देखिए, इनको जो कार सुविधा दी गई थी, कार की सुविधा का मूल्यांकन, इनको जो कार दी गई थी वो कार इनको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक दी गई थी। 9 महीने इनको कार की सुविधा दी गई थी और फिर जनवरी 2020 में वो कार इनको नियोक्ता द्वारा बेच दी गई 1 लाख रुपए में। तो हमको कार सुविधा का मूल्यांकन 9 महीनों के लिए करना है। जब कार नियोक्ता की हो और जो है कार का प्रयोग कार्यालय एवं निजी उपयोग होता हो, कार जो है कार्यालय और निजी दोनों कार्यों के लिए उपयोग होती हो, कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है और कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो, तो जो कार का मूल्य है वो 2400 रुपये प्रति माह होगा। तो कार सुविधा का मूल्यांकन यहाँ पर 2400 रुपये प्रति माह 9 महीनों के लिए। कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो, कार नियोक्ता की हो और जो है कार जो है कार्यालय एवं निजी उपयोग के लिए हो, यानी आंशिक रूप से निजी उपयोग के लिए, आंशिक रूप से कार्यालय उपयोग के लिए, दोनों जगह उपयोग की जा रही है और सारे के सारे खर्चे जो है नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हो, तो जो कार सुविधा का मूल्य है 2400 रुपये प्रति माह माना जाएगा। तो यहाँ पर 9 महीनों के लिए इनको कार की सुविधा दी गई है, अप्रैल से दिसंबर तक। जनवरी में उसी कार को जो है श्री अशोक को नियोक्ता द्वारा बेच दिया गया। तो 2400 रुपये प्रति माह के हिसाब से 9 महीने का 21,600 रुपये कार का मूल्य, कार सुविधा का मूल्य। चालक की सुविधा, साथ ही साथ इनको ड्राइवर दिया गया है, चालक की सुविधा दी गई है, तो चालक के लिए 900 रुपये प्रति माह जो है ऐड किए जाते हैं। तो 9 महीने के लिए 900 रुपये के हिसाब से 8,100 रुपये।
तो जो कार का मूल्य है वो है 29,700 रुपये। वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी 29,700 रुपये। या फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 2400 हो गया कार की सुविधा का मूल्य और 900 रुपये है ड्राइवर की सुविधा का मूल्य, और 9 महीने से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये कार जो हस्तांतरित कर दी गई, वैल्यू ऑफ मूवेबल, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार एट कंसेशनल रेट। इनको कंसेशनल रेट पर, रियायती दर पर जो है कार का हस्तांतरण किया गया है। देखते हैं यहां पर जो है कार का हस्तांतरण हुआ है नियोक्ता द्वारा। कार एक प्रकार की चल संपत्ति है, तो यहां पर चल संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है रियायती मूल्य पर। तो आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को चल संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है तो ऐसा इस प्रकार का जो हस्तांतरण है वो अनुलाभ माना जाता है, और जो सुविधा का मूल्य है, अनुलाभ का मूल्य है, वो वेतन की कर योग्य आय में शामिल किया जाता है। आयकर अधिनियम में ये प्रावधान बनाया गया है कि जिस दिन नियोक्ता ने कर्मचारी को चल संपत्ति का हस्तांतरण किया है, उस तिथि को उस चल संपत्ति का अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जाएगा। अगर संपत्ति का प्रकार, संपत्ति अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर कंप्यूटर है, तो उस पर क्रमागत ह्रास पद्धति से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 50% की दर से ह्रास लगाया जाएगा। अगर संपत्ति कोई मोटर कार है तो मोटर कार पर क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर 20% की दर से जो है मूल्य ह्रास लगाकर अपलिखित मूल्य की गणना की जाएगी। और अगर इनके अलावा कोई अन्य संपत्ति है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोटर कार, इनके अलावा अगर कोई अन्य संपत्ति है तो उस संपत्ति पर जो है सीधी रेखा पद्धति से, स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% की दर से मूल्य ह्रास लगाकर अपलिखित मूल्य की गणना की जाएगी। तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले इस कार का हस्तांतरण की तिथि को अपलिखित मूल्य ज्ञात करना है। तो कार खरीदी गई थी, कार का 31 दिसंबर 2017 को क्रय मूल्य, वैल्यूएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार। तो जो कार का हस्तांतरण हुआ है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो कार का 31 दिसंबर 2017 को क्रय मूल्य था 2 लाख रुपए। इसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, मूल्य ह्रास घटाएंगे 20% की दर से। तो 2 लाख का 20% से जो डेप्रिसिएशन है वो है 40,000। तो कार का अपलिखित मूल्य, कार का 31/12/2018 को अपलिखित मूल्य है 1,60,000 रुपये। इसमें से मूल्य ह्रास घटाया जाएगा, मूल्य ह्रास 20% की दर से। ये जो 20% हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, ये लगाया था 2 लाख रुपए पर, और अब जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% का, वो लगाएंगे 1,60,000 पर। 32,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, 1,28,000। कार का 31/12/2019 या 1 जनवरी 2020 को
अपलिखित मूल्य। तो जब कार हस्तांतरित की गई, हस्तांतरण की तिथि को हम जो है चल संपत्ति का अपलिखित मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर कार हस्तांतरण की गई है, तो कार का अपलिखित मूल्य 1 जनवरी 2020 को था 1,28,000 रुपये, और ये कार जनवरी 2020 में कर्मचारी को 1 लाख रुपये में हस्तांतरित की गई है। तो 28,000 रुपये जो है इस जो कार को हस्तांतरित किया गया है उस सुविधा का अनुलाभ का मूल्य है। 1,28,000 माइनस 1 लाख रुपये, 28,000 रुपये है वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार एट कंसेशनल रेट। आगे दिया गया श्री अशोक के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। तो ये दायित्वों का भुगतान है। दायित्वों का भुगतान अगर किया जाता है नियोक्तों द्वारा, तो ऐसी सुविधा का मूल्य सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। पेमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 600 रुपये के बिलों का भुगतान किया गया है। आगे है लीव ट्रेवल असिस्टेंस की बात हो रही है, यात्रा व्यय में सहायता। तो यात्रा व्यय में सहायता के संबंध में नियम है कि कर्मचारी जो है 4 वर्षों के एक समूह में 2 बार यात्रा पर जा सकता है, और उस कर्मचारी की यात्रा के संबंध में जो भी व्यय हैं उन व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा सकता है। अगर उस यात्रा के संबंध में जो भी व्यय हुए हैं, केवल यात्रा के संबंध में आने जाने के जो खर्चे हुए हैं उनका भुगतान अगर नियोक्ता ने किया है, तो ऐसे सुविधा का मूल्य, ऐसे अनुलाभ का मूल्य करमुक्त होता है, शून्य होता है। शर्त यह है कि यात्रा केवल 4 वर्षों के एक समूह में 2 बार ही होनी चाहिए। और इस संबंध में जो 4 वर्षों का समूह है वो शुरू होता है 1 जनवरी 1986 से। 4 वर्षों का जो प्रथम समूह है शुरू हुआ है यात्रा व्यय में सहायता। तो जब कर्मचारी घूमने जाता है और यात्रा पर जो खर्चा होता है उसकी यात्रा व्यय में सहायता दी जाती है नियोक्ता द्वारा, लीव ट्रेवल असिस्टेंस। तो 4 वर्षों का समूह है, प्रथम समूह है। तो 4 वर्षों के समूह में 2 बार यात्रा पर जा सकता है कर्मचारी। 4 वर्षों का प्रथम समूह है जो था वो था 1 जनवरी 1986 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक का। और अब जो वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो समूह चल रहा है, वर्तमान 4 वर्षों का समूह है जो चल रहा है वो है 1 जनवरी 2018 से चल रहा है अभी। तो 4 वर्षों के समूह में 2 बार यात्रा पर जा सकता है। अगर 4 वर्षों के समूह में कोई यात्रा बाकी रह जाती है, 4 वर्षों के समूह में मान लीजिए कि वो किसी एक यात्रा पर नहीं गया या दोनों यात्राओं पर वो नहीं जा सका, तो जो बची हुई एक यात्रा है उसका लाभ वो अगले 4 वर्षों के समूह के प्रथम वर्ष में प्राप्त कर सकता है। यानी कि फिर वो जो 4 वर्षों के समूह में 3 बार यात्रा कर सकता है। तो 4 वर्षों के समूह में वो यात्रा पर जा सकता है। यात्रा के संबंध में जो खर्चे होते हैं उसके लिए उसको स्वयं की, जीवन साथी की तथा बच्चों की यात्रा व्ययों के संबंध में कर मुक्ति दी जाती है। तो यात्रा व्यय किस किस संबंध में यात्रा व्ययों की कर मुक्ति दी जाती है? स्वयं की यात्रा के संबंध में, जीवन साथी की यात्रा के संबंध में तथा बच्चों की यात्रा व्ययों के संबंध में कर मुक्ति दी जाती है। बच्चों में 1 अक्टूबर 1998 के बाद के 2 बच्चे स्वीकृत हैं। तो जिन बच्चों का जन्म, कर्मचारी के जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 1998 के बाद हुआ है
तो 1 अक्टूबर 1998 के बाद जन्मे केवल 2 बच्चों तक ही जो है ये यात्रा व्यय स्वीकृत है। अगर 1 अक्टूबर 1998 के बाद के जन्मे हुए बच्चे 2 से अधिक हैं तो केवल जो यात्रा व्यय के संबंध में जो कर मुक्ति है वो केवल 2 बच्चों के लिए ही है। शेष बच्चों के लिए जो यात्रा व्यय में जो सहायता की राशि है वो कर योग्य कर दी जाएगी। और 1 अक्टूबर 1998 के पूर्व जन्मे सभी बच्चे 1 अक्टूबर 1998 के पूर्व जन्मे हुए सभी बच्चों के संबंध में जो है यात्रा व्यय की राशि स्वीकृत कर दी जाती है, यात्रा व्यय के संबंध में कर मुक्ति प्रदान कर दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर 1 अक्टूबर 1998 के पूर्व के जन्मे सभी बच्चे तथा 1 अक्टूबर 1998 के बाद के केवल 2 बच्चों के संबंध में ही जो यात्रा व्यय है, यात्रा व्ययों के संबंध में कर मुक्ति प्रदान की जाती है। यात्रा व्ययों के संबंध में अगर नियोक्ता द्वारा सहायता दी जाती है तो उस राशि की कर मुक्ति प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन में श्री अशोक, उसकी पत्नी और 4 बच्चे घूमने के लिए गए हैं दार्जिलिंग। एक बच्चे की उम्र है 22 वर्ष और बाकी तीनों बच्चों की उम्र है 16 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष। कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष में वो घूमने गए हैं, तो गत वर्ष है 2019-20। 2019-20 से पहले 1999 से 2000 20 वर्ष होते हैं। 1999 से 2000 एक बच्चे की उम्र है 22 वर्ष, यानी कि वो बच्चा जन्मा है 1997 से वर्ष 1998 के बीच में। जिस बच्चे की उम्र 22 वर्ष है वो बच्चा जन्मा है 1997 से 1998 के बीच में, क्योंकि 2019-20 के पूर्व के अगर 22 वर्ष देखें तो गत वर्ष आता है 1997-98। तो ये स्पष्ट है कि वो बच्चा 31 मार्च 1998 से पहले उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो बच्चा 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व जन्मा हुआ है। तो 1 अक्टूबर 1998 के पूर्व के सभी बच्चे जो है यात्रा व्यय सहायता की कर मुक्ति राशि के लिए स्वीकृत कर लिए जाएंगे। बाकी के 3 बच्चे जो हैं, एक बच्चे की उम्र है 16 वर्ष, एक की है 10 वर्ष, एक की है 7 वर्ष। इसका मतलब कि बाकी के 3 बच्चे जो है 1 अक्टूबर 1998 के बाद के जन्मे हुए हैं। तो 1 अक्टूबर 1998 के बाद के जो बच्चे जन्मे हैं वो केवल 2 बच्चों तक ही यात्रा व्यय के संबंध में कर मुक्ति की राशि प्रदान की जाती है, यानी कि 3 में से 1 बच्चे के संबंध में जो है यात्रा व्यय में सहायता की राशि की कर मुक्ति अस्वीकृत कर दी जाएगी। तो यहाँ पर 7200 के यात्रा व्यय हुए हैं। कितना व्यय हुआ प्रत्येक व्यक्ति पर वो अलग अलग नहीं दिया गया है, तो हम ये मानेंगे कि टोटल 7200 जो रुपए यात्रा व्यय के खर्चे हुए हैं वो 6 लोगों के हुए हैं। यहाँ पर 6 लोग ये यात्रा पर गए हैं, पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। इसमें से 1 बच्चे की यात्रा के संबंध में जो व्यय है वो कर योग्य किए जाएंगे। तो 7200 रुपए 6 बच्चों के हैं। लीव ट्रेवल असिस्टेंस, तो 7200 रुपए 6 लोगों के संबंध में है, तो एक व्यक्ति का खर्चा हुआ 1200 रुपए। तो एक बच्चे के संबंध में यात्रा व्ययों की जो सहायता दी गई है यात्रा व्ययों में, उस सहायता की राशि को कर योग्य कर दिया जाएगा। उनको एक घरेलू नौकरी सुविधा प्रदान है। घरेलू नौकरी सुविधा विशिष्ट कर्मचारी को दी जाती है। क्वेश्चन में ये स्पष्ट रूप से लास्ट में लिखा है कि इस कंपनी में उनका सारवान हित है, तो जिस कर्मचारी का कंपनी में सारवान हित होता है वो कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी होता है। वैल्यू ऑफ सर्वेंट फैसिलिटी, इनको नौकर की सुविधा है। नौकर को कितना दिया जा रहा है प्रतिमाह वेतन? 350 रुपये। 350 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। 350 रुपये के हिसाब से 12 माह का वेतन हुआ 4200 रुपये। आगे है प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 14% अंशदान के रूप में देते हैं। तो जो कर्मचारी का अंशदान है वो पूरा का पूरा कर योग्य होता है। तो वो कर्मचारी का जो अंशदान है वो इनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते में शामिल है। वेतन की आय की गणना में हमने शामिल कर लिया है। और जो नियोक्ता का अंशदान है, नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के
वेतन के 12% तक कर मुक्त होता है। अगर कर्मचारी नियोक्ता के अंशदान की राशि कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक है तो आधिक्य की राशि यानी कि 12% से ऊपर की राशि जो है कर योग्य होती है। तो यहाँ 14% है अंशदान की राशि। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन in excess of 12% of सैलरी। वेतन और महंगाई भत्ता 1,29,300 प्लस महंगाई भत्ता है 7,200। इसका 2% कर योग्य कर दिया जाएगा। 1,29,300 यानी कि 12% से ऊपर 12% से अधिक जो आधिक्य की राशि है वो पूरी की पूरी कर योग्य होती है। तो 1,29,300 मूल वेतन, 7,200 महंगाई भत्ता, इनका 2% है 2,730 रुपये। तो 2,730 रुपये जो पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है, पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर 12% से अधिक है तो वो पूरी पूरी अधिक की राशि कर योग्य होती है। इनको 2800 रुपये ब्याज की जमा हुए हैं 14% के हिसाब से। तो 9.5% से अधिक जो ब्याज की जमा राशि है वो कर योग्य होती है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। 2800 रुपये 14% के रूप में, तो 9.5 के बाद 4.5% जो है वो कर योग्य होंगे। 9.5 से ऊपर जो भी ब्याज जमा हुआ है वो पूरा पूरा कर योग्य होगा। 2800 में 14 का भाग लगा देंगे और 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 रुपये। सातवां पॉइंट है, उसने अपने अवयस्क बच्चे के इलाज पर 17,000 रुपये व्यय किए गए। अगर ये है मेडिकल फैसिलिटी की बात है, यहाँ पर चिकित्सा सुविधा है, तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा दी जाती है। अगर नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में अगर चिकित्सा सुविधा दी जाती है तो वो ऐसी सुविधा का मूल्य कर मुक्त होता है, ऐसी सुविधा का मूल्य 0 होता है। अगर किसी सरकारी अस्पताल में, नर्सिंग होम में, डिस्पेंसरी में अगर चिकित्सा की सुविधा दी जाती है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या कर्मचारी के परिवार के सदस्य को, तो ऐसी सुविधा का मूल्य भी 0 होता है। अगर जो चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर के द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में चिकित्सा सुविधा दी जाती है कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के सदस्य को, तो ऐसी चिकित्सा सुविधा का मूल्य भी 0 होता है। लेकिन ये जो सुविधा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इनके अवयस्क बच्चे का इलाज करवाया गया, इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया गया था। अगर इलाज निजी अस्पताल में करवाया गया है और जो है नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण किया जाता है ऐसे व्ययों का, तो ऐसी सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है। ऐसी सुविधा है उसका पूरी की पूरी राशि कर योग्य होती है, वेतन की आय में शामिल होती है। तो ये पुनर्भरण किया है मेडिकल बिल्स का। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स, 17,000 रुपये के बिलों का भुगतान किया है। 8वां पॉइंट है, नियोक्ता ने श्री अशोक कुमार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 4,500 रुपये का कपड़ा उपहार दिया। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपहार दिया जाता है तो 5,000 रुपये तक का उपहार कर मुक्त होता है। यहाँ और आधिक्य की राशि, अगर उपहार 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आधिक्य की राशि कर योग्य होती है। तो उपहार यहाँ पर 4,500 रुपये का है तो पूरा का पूरा कर मुक्त हो जाएगा। जो उपहार की राशि है वो जो है कर मुक्त होगी। इन सब का टोटल कर लेते हैं और जो है ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी ज्ञात हो जाएगी। 1,29,300 प्लस 7,200, 600, 3,000, 29,700, 28,000, 600, 1,200, 4,200, 2,730 रुपये, 900, ये 2,07,430 रुपये, 2,07,430 रुपये,
2,07,430 रुपये को यहाँ पर आगे लाया गया है, बैलेंस BD। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स इसमें ऐड कर देंगे 17,000 के, 2,24,430 रुपये ग्रॉस इनकम, ये सकल आय है वेतन से, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकी वेतन शीर्षक की सकल आय है। सकल आय में से कुछ कटौतियां दी जाती है, डिडक्शंस दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 16 धारा 16 के अंतर्गत। पहला डिडक्शन दिया जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती दी जाती है। मानक कटौती वेतन की सकल आय अथवा 50,000 रुपये, दोनों में से जो अधिक हो उसके, जो दोनों में से जो कम हो उसके बराबर दी जाती है। तो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी, एक मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है और रोजगार पर कर की कटौती, एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कटौती दी जाती है। तो यहाँ पर मनोरंजन भत्ते और एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कटौती इसको नहीं मिलेगी, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती दी जाएगी 50,000 रुपये की। तो 2,24,430 में से 50,000 माइनस कर देंगे, 1,74,430 रुपये इनकी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक की कर योग्य आय है 1,74,430 रुपये। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।